सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग टॉपिक मिनिया सीरीज में फिर से एक बेहतरीन टॉपिक और छोटा सा बिल्कुल टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत कई वर्षों से, लेकिन हम लोग अभी 2024 के क्वेश्चन ही करेंगे मेनली। जिस टॉपिक का नाम है E2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप लोग जानते होंगे कि कई तरह का होता है, उसमें से E2 एक क्राइटेरिया है, एक कैटेगरी है एलिमिनेशन का। जैसे E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है, EI होता है, EC होता है। तो ये सारे एलिमिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस होती हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, बेस के ऊपर एटसेट्रा। तो ये उनमें से एक है E2 एलिमिनेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कई बार इसको देखने को मिलता है, बाकी चैप्टर्स में भी इसका एप्लीकेशन होता है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग E2 एलिमिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि किसी भी तरह का एलिमिनेशन के अंदर मेनली 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बात है। एलिमिनेशन करना है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 ग्रुप्स को एलिमिनेट करेंगे और जिन कार्बन से एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं दोनों कार्बन के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है और इस प्रोसेस को जनरली हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं और खासकर E2 एलिमिनेशन बोलते हैं। अगर E1 एलिमिनेशन के बारे में भी बात करें तो उसमें भी पहले एक लिविंग ग्रुप निकलता है जो कि सिग्मा बॉन्डेड होता है, सिंगली बॉन्डेड होता है, एक सिंगल बॉन्ड टूटा, फिर उसके बाद कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज होता है, फिर बगल से हाइड्रोजन भी निकल के जाता है, फिर वो भी सिंगल बॉन्ड से होता है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि एलिमिनेशन प्रोसेस में, एलिमिनेशन मैकेनिज्म में जनरली 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब आप सोचिए कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, ये तो बहुत ही सीधा सा लॉ है कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे। दैट प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद एक नया बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन के वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो पाई बॉन्ड बन रहा है, उससे एनर्जी रिलीज होगी। अब सोचिए कि हम लोग 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वो भी स्ट्रांग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर होता है ना, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, केवल एक पाई बॉन्ड, वो भी वीक पाई बॉन्ड। तो रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा सप्लाई की गई एनर्जी से कम ही रहेगी, इसीलिए एलिमिनेशन हमेशा हायर टेम्परेचर पे ही होता है। तो एलिमिनेशन कोई सा भी हो, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया कैटेगरी, उनमें से कोई सा भी एलिमिनेशन हो, ये सारे के सारे एलिमिनेशन हायर टेम्परेचर पे होते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर पे होते हैं। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके एरो के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर या तो हीट का सिंबल बना रहेगा या टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर दिया रहेगा, है ना, और या तो वर्ड्स में लिखा रहेगा हीट। समझ में आ रही बात? तो चलिए सबसे पहले कुछ फीचर देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 2 सिग्मा bonds gets broken, 2 sigma bond gets broken and 1 pi bond gets formed. Reaction occur at higher temperature. At higher temperature, reaction always occurs at higher temperature. और सबस्ट्रेट ऐसा चाहिए होता है, सबस्ट्रेट कंटेनिंग लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट ऐसा चाहिए होता है जिसके अंदर एक लिविंग ग्रुप हो, सबस्ट्रेट कंटेनिंग लिविंग ग्रुप along with a base, along with a strong base। तो ये सर्टेन क्राइटेरिया है E2 एलिमिनेशन के लिए, या एलिमिनेशन के लिए कहूँ मैं तो भी सही रहेगा कि एलिमिनेशन के लिए एक बेस के साथ साथ एक ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जिसके अंदर लिविंग ग्रुप हो। ठीक बात है। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया है E2 एलिमिनेशन के लिए या एलिमिनेशन के लिए, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, सबस्ट्रेट के अंदर लिविंग ग्रुप होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर ट्रीट कर देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि RCH2 bonded to, let's say again CH2 bonded to living group when treated with some base
तो बेस जाएगा, बेस का काम एसिड बेस रिएक्शन, बेस जाएगा बगल से हाइड्रोजन निकालेगा और लिविंग ग्रुप साथ ही साथ निकल जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। और साथ ही में बेस जो हाइड्रोजन लेके गया होगा वो बेस निकल गया और लिविंग ग्रुप Lg माइनस की तरह बेस के कॉम्प्लीमेंट्री में घूमता रहेगा, किसी और एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा। समझ में आ रही बात? तो ओके, जो हम लोग क्राइटेरिया बना, कंडीशन बनाए हैं अलग अलग एलिमिनेशन रिएक्शन के, जो मैंने अभी बताया टाइप ऑफ एलिमिनेशन, उसमें E1 E2 E1CB एटसेट्रा ये सब होता है। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इनके रेट ऑफ ब्रेकिंग के डिफरेंस जो होते हैं, क्रिएट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे अलग अलग एलिमिनेशन को कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले टूट गया कार्बन लिविंग ग्रुप वाले बॉन्ड से, अलग कैटेगरी का बोला जाएगा उसको एलिमिनेशन। लिविंग ग्रुप पहले निकल के चला गया, उसका बॉन्ड जल्दी टूट गया, वो अलग तरह का एलिमिनेशन बोला जाएगा। और अगर दोनों साथ में निकलते हैं, एक साथ दोनों का बॉन्ड टूटता है, मतलब रेट ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप में जो डिफरेंस होता है, उसी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी है एलिमिनेशन रिएक्शन की। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम लोग E2 एलिमिनेशन की बात करें तो E2 में हाइड्रोजन माने कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड एक साथ ब्रेक करता है, एक साथ ब्रेक करता है और एक साथ दोनों बॉन्ड टूटता है और एक उसी समय उसी वक्त पाई बॉन्ड भी बन जाता है। अब ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ये सबस्ट्रेट लिया है जिसके अंदर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर लिविंग ग्रुप है, तो अगर इसको बेस से ट्रीट कर दिया हमने तो बेस आएगा, हाइड्रोजन निकालना स्टार्ट करेगा, हाइड्रोजन निकालना स्टार्ट करेगा तो ये बॉन्ड वीक पड़ना स्टार्ट होगा, और ये बॉन्ड वीक होगा तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके इंटरनल अटैक से ये वाला बॉन्ड, इंटरनल अटैक मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। अब आप इमेजिन करते रहिए कि ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा, RCH बेस B माइनस CH2 और यहां पर या इधर की तरफ लिविंग ग्रुप, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और यहां एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है, यहां एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है। अब क्या है, ये जो सिचुएशन है जहां पर कोई भी नया बॉन्ड बना नहीं है, ना तो पुराना बॉन्ड टूटा है, इसी सिचुएशन को, इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये एक ऐसा स्टेट होता है रिएक्शन का जहां पर नया बनने वाला बॉन्ड पूरी तरीके से बना भी नहीं होता है और पुराना बॉन्ड टूटने वाला पूरी तरीके से टूटा भी नहीं होता है, और उसी स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरी तरीके से इसको ग्रैब कर लेगा, यहाँ पूरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पूरा निकल के चला जाएगा बाहर, हमें मिलेगा सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से RCH CH2। यही हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर हम लोग उसको अल्फा बोलें, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलेंगे, और सिंस यहाँ पर लिविंग ग्रुप के बगल वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ही रिक्वायर्ड होता है E2 एलिमिनेशन के लिए, तो हम लोग इस रिएक्शन को जो E2 हम लोग बोल के पढ़ रहे हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो जाहिर सी बात है अल्फा एलिमिनेशन होता होगा, गामा ओमेगा एलिमिनेशन होता होगा, ये सब होता है, पर अभी हम लोग बीटा एलिमिनेशन के बारे में ही केवल बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। और क्यों बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं यह आपको अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इंगेज रहता है, बीटा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। आप ध्यान से देखो, तो अगर ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, इसके बगल वाला बीटा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन हटाओ, एक R ग्रुप इधर लगाओ तो दूसरे टाइप का बीटा हाइड्रोजन, तीसरे टाइप का बीटा हाइड्रोजन, कई तरह के बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल हो सकते हैं, कई तरह के बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल हो सकते हैं, और बेस उन सारे लोगों को निकाल सकता है और उनके रिस्पेक्ट में अलग अलग कई सारे ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकते हैं। जितने तरह के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतने तरह का ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है। ये बात से अब एग्री हो जाओ कि जितने तरह का बीटा हाइड्रोजन होगा उतने तरह का ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है, और जितने तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतने तरह का प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो हियर द कैच इज, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा,
तो हमेशा याद रखेंगे मेजर प्रोडक्ट के बारे में कि मेजर प्रोडक्ट will be always the most stable product और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, अल्कीन। मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोस्ट स्टेबल वाला ही होगा, उसके अलावा जितने भी बीटा हाइड्रोजन हेंस ट्रांजिशन स्टेट हेंस प्रोडक्ट बने होंगे वो सब के सब माइनर प्रोडक्ट बोले जाएंगे। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ ये जो पूरा प्रोसेस है यही प्रोसेस आरडीएस स्टेप है, क्यों आरडीएस है भाई? क्योंकि यही स्लोएस्ट स्टेप है और इसी में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा, ये ट्रांजिशन स्टेट ही है जिसकी का जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो सबसे ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके अलावा तो सबका नीचे है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करें तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व का प्लॉट कुछ इस तरीके का होगा। अगर इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट माने आप समझ रहे हैं, ये दोनों सबस्ट्रेट हैं। बिना बेस क्या है, ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं और हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो लिविंग ग्रुप भी नहीं निकल के जाएगा। सबस्ट्रेट मिला दिए, हिट करने लगे, ये निकल के चला गया और इधर बन गया प्रोडक्ट PDT। ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यही एक्टिवेशन बैरियर सबस्ट्रेट को या पूरे रिएक्शन मिक्सचर को क्रॉस करना है। समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट बनाने के लिए यही एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करना है, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। ऑल राइट, अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी से प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत जल्दी से प्रोसेस हो जाए पूरा का पूरा, तो हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम करना पड़ेगा। और एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर मतलब किसकी एनर्जी है? ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। तो अगर किसी तरीके से हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम कर दें तो हमारा पूरा का पूरा E2 फास्ट होने लगेगा, पूरा का पूरा रिएक्शन, पूरा कन्वर्जन फास्ट होने लगेगा। अब इमेजिन करो कि एक रिएक्शन जा रहा था ऊपर ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल के, दूसरा रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट बहुत नीचे ट्रांजिशन स्टेट 2 बन गया, तो ऑब्वियस से बात है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 2 विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1। ऑब्वियस सी बात है, ये है कि नहीं? रेट जहां ट्रांजिशन स्टेट बनने का फास्ट होगा वहां पे प्रोडक्ट बनने का भी रेट फास्ट होगा। क्लियर? अब ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअली कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है विच इज कॉल्ड अल्कीन। ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर भी अल्कीन कैरेक्टर है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर भी अल्कीन कैरेक्टर है। मतलब कहने का ये है कि अगर अल्कीन कैरेक्टर को स्टेबलाइज कर दें, ट्रांजिशन स्टेट अल्टीमेटली स्टेबलाइज हो रहा होगा। अगर हम लोग ये बात देखें कि जहां पे ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल डबल बॉन्ड है वहीं पर प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, अल्कीन भी वहीं पर बना हुआ है, तो हम लोग अगर ये बात बोल दें कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किस बात पे डिपेंड कर रहा है? उसके अंदर जो पाई बॉन्ड अल्कीन कैरेक्टर डेवलप हो रहा है वो अगर स्टेबल है तो ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल है। तो हम लोग बेसिकली ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अल्टीमेटली किस बात पे डिपेंड कर रही है? जो अल्कीन बन रहा है। जहां पे अल्कीन कैरेक्टर है वो अगर स्टेबल हो गया तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जहां पर पाई बॉन्ड इसमें पार्शियल है वहीं पर डबल बॉन्ड बना है, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, वहीं पे अल्कीन बन रहा है। तो अल्कीन जहां पे बना अगर ये स्टेबल तो यहाँ का पार्शियल बॉन्ड वाला भी तो स्टेबल हुआ। हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्लियर है ये बात? तो रेट ऑफ E2 is also directly proportional to stability of alkene. Rate of E2 is directly proportional to stability of alkene. तो पहला चीज रेट ऑफ E2 के लिए। दूसरी चीज ये पूरा का पूरा E2 कब स्टार्ट हुआ है? जब बेस आया है तभी स्टार्ट हुआ है, बिना बेस के ये काम नहीं हो सकता। तो हम लोग इसके लिए ये भी बोल सकते हैं
कि रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बोलो सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जब बेस आया नहीं होता तो ये E2 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता। समझ में आ रही बात? E2 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता तो बेस आया, हाइड्रोजन निकाला, उसके बाद हाइड्रोजन के कार्बन पे कार्बन कैरेक्टर जनरेट हुआ, जिसके रिपल्सन की वजह से लिविंग ग्रुप निकल के गया बाहर। अब इमेजिन करो कि दो तरह के लिविंग ग्रुप बड़े हुए हैं अपने पास, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ग्रुप का ही अंतर है। पूछ लिया जाएगा कि इसमें रेट ऑफ E2 फास्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां से लिविंग ग्रुप निकल के जल्दी जा रहा होगा वहीं पे रेट ऑफ E2 फास्ट होगा। हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। समझ में आ रही बात? रेट ऑफ E2 किस किस बात पे डिपेंड करने लगा है? पहली चीज कि अल्कीन की स्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट बन रहा है। रेट ऑफ E2 बेसिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ E2 लिविंग टेंडेंसी पर भी डिपेंड करता है। ये सारी बातों पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ E2 कंपेयर करेंगे तो किसका फास्ट होगा, किसका स्लो होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहे, हम लोग इस पूरे E2 के रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो RDS स्टेप को उठा के ही एक्सप्रेशन लिखेंगे। समझ में आ रही बात? जो रेट लॉ लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन RDS स्टेप। तो यहाँ पर इसके RDS स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व है? सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस। बेस नहीं आया होता तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती। तो हम इसका अगर रेट ऑफ E2 का एक्सप्रेशन लिखे, रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब देखो, सिंस ये एलिमेंट्री स्टेप है अपने आप में, तो इनके कंसंट्रेशन का ऑर्डर, पावर का सम ही ऑर्डर होता है, देन ऑर्डर विल बी 2। सिमिलरली मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? RDS स्टेप में जितने टाइप के, जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उन टोटल सम को ही हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2, क्योंकि RDS में बेस और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है। समझ में आ रही बात? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ये सब 2 होता है इसका। ठीक बात। अब तो ये कुछ क्राइटेरिया था अभी तक नॉर्मल E2 रिएक्शन के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बगल में कार्बन है CH, लेट से हम लोग बाकी पोर्शन को छोड़ देते हैं, CH इधर भी, और यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ओके, बेस आएगा बेचारा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना स्टार्ट करेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट, नेगेटिव कार्बनायन कैरेक्टर जनरेट होगा। ये ऑब्वियस सी बात है। इस कार्बन पे कार्बनायन कैरेक्टर जनरेट होगा। कार्बनायन कैरेक्टर जनरेट होगा तो आखिरकार इसकी वजह से लिविंग ग्रुप क्यों निकल रहा है? वो सिर्फ इसलिए निकल रहा है कि जो ये बॉन्ड बना है लिविंग ग्रुप का, उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर ही होगा, और नेगेटिव चार्ज जो बीटा कार्बन पे बना है वो नेगेटिव चार्ज उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट होने लगेगा धीरे 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 धीरे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का खात्मा। तो इसलिए लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट कर देगा और लास्ट में क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH, और आगे जो भी कुछ था उससे हमसे मतलब नहीं, वो जुड़ा ही रहेगा। तो अब इसमें कैच करने वाली बात यह है कि भाई अगर ये नेगेटिव चार्ज बना और इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उस साइड होता, मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज, आखिर नेगेटिव चार्ज बना होगा तो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही बना होगा। और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और लिविंग ग्रुप का आमने सामने होता, एकदम पैरेलल होता, तो इनका एंटी बॉन्डिंग पैरेलल होता। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका एंटी बॉन्डिंग, लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग अगर इस साइड ना होता तो ये डोनेशन भी नहीं हो पाया होता। समझ में आ रही बात? अगर नेगेटिव चार्ज के बगल में इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं होता तो डोनेशन भी नहीं हो पाया होता। और ये नेगेटिव चार्ज के बगल में एंटी बॉन्डिंग कब होगा? जब हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों आपस में एंटी सिचुएशन में हो। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि E2, हम लोग ये भी बोलते हैं कि फॉर E2 टू हैपन,
हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप, हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप should be anti, hydrogen and leaving group should be anti-periplanar to each other, anti-periplanar to each other। क्या कहने का मतलब है? एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन समझिए जरा। अगर ये कार्बन है और बाकी जो दो कुछ बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड है, इनके लिए नहीं सोचना। ये हाइड्रोजन अगर है, इसके भी दो बॉन्ड है, नहीं सोचना उसके बारे में। और ये लिविंग ग्रुप है, तो यही हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को ही निकलना है बाहर। तो ये हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप का ओरिएंटेशन कुछ इसी तरीके से होना चाहिए, कुछ इसी तरीके से होना चाहिए कि ये सब आपस में एंटी पेरीप्लेनर दिखे, एक ही प्लेन में रहे लेकिन एंटी सिचुएशन रहे इन दोनों का। लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन शुड बी एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर। लेकिन ये वाली बात ना वो वहां पे वैलिड है जहां पे रोटेशन हिंडर्ड है। ये वाली बात कि एंटी पे होना चाहिए, ये साइक्लिक सिस्टम में होगा, समझ आ रही है, फिशर फॉर्म में होगा, सिर्फ ऐसी जगहों पे होगा। हर जगह ये वाली बात अप्लाई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता रहता है। So this was all about the theory related to E2 reaction. Now it's time to explore the questions which have been asked in most recent year 2024। ठीक है, तो substrate containing leaving group along with a base। और हाँ, एक और बात, E2 के लिए आप लोग अक्सर रिएजेंट या तो अल्कोहलिक KOH, जो बेस हम लोग यूज कर रहे थे अभी B- करके, वो B- की जगह E2 में अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक KNH2, यही सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। समझ में आ रही बात? और अगर हाइलोजन लिविंग ग्रुप है तो इस प्रोसेस का नाम होगा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, पर है E2 ही। ऑलराइट, तो अल्कोहलिक KOH आएगा, उसको मिलेगा, देखो यहां भी बीटा हाइड्रोजन, यहां भी बीटा हाइड्रोजन। आखिरकार इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में दो ही तरह के तो बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं? तो अब आपसे पूछा गया मेजर प्रोडक्ट। अगर सिर्फ प्रोडक्ट पूछा गया होता तो हम लिखते कि ये OH- आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो दोनों का सम लिखते प्रोडक्ट। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। ये मेजर वाला पूछा गया है तो हम लोग क्या सीखे थे पहले कि मेजर प्रोडक्ट कई तरह का अल्कीन बन सकता है, सिंस कई तरह के बीटा हाइड्रोजन है तो, लेकिन उनमें से कौन सा मेजर होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब जरा बना के देख लो, एक आपका अल्कीन यहां पर बन रहा है, ठीक, प्लस एक आपका अल्कीन यहां पर बन रहा है, दो तरह का अल्कीन बन रहा है। नाउ इट्स टाइम कि आप चेक कर पाए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। अरे यार सिंपल सी बात है, ये हाईली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, सिर्फ +H है। पर हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर तो रेजोनेंस से कम ही होता है ना, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। और आप ढूंढ लेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट, डी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल था यार। अगला देखते हैं। ठीक है, आपके सामने एक छोटा सा रिएक्शन दिया गया है, उसमें प्रोडक्ट बनाया गया है, ए को ए प्रोडक्ट बना दिया गया है। ठीक, ए प्रोडक्ट बना के उस ए का फर्दर रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं ए क्या बनेगा। भाई देखो OH- और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये भी एक तरीके से हो गया अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक OH- हो गया। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन एक तरह का, तो अल्कीन ए जो बनेगा वो भी केवल एक तरह का बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया ए, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, ये एसिड हाइड्रेशन, ये HBO, अभी हम लोग पिछले ही कुछ वीडियोस में देखे होंगे कि ये HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एसिड हाइड्रेशन में क्या होता है, पहले पाई बॉन्ड टूट के H+ को जोड़ता है, कार्बोकेटायन बनता है स्टेबल जगह पे और रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट हो जाने के बाद OH जाके जुड़ जाता है। तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3, यही स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए यहीं पर जोड़ दिए हम लोग OH को, ये बन गया B।
दूसरा डबल बॉन्ड अल्कीन, अल्कीन के ऊपर HBO, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH का एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर HOH का एडिशन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया C, ये हो गया B। अब नाम देख लो, नाम से दिया हुआ है तो B इज 2 प्रोपेनॉल एंड C इज 1 प्रोपेनॉल। B इज 2 प्रोपेनॉल एंड C इज 1 प्रोपेनॉल। इसका भी आंसर D है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट फिर से वैसा ही कुछ सवाल कि अल्कोहलिक OH माइनस दिया गया, ये अल्फा, ये बीटा, नो डाउट यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये बन गया B। समझ में आ रही बात? तो B बना ही लेते हैं पहले भाई। B बना लिए, यहां पर था Br और यहीं पर बन गया डबल बॉन्ड। उसके बाद HBr ट्रीट किया गया एथर, तो ठीक है HBr वही कार्बोकेटायन बनेगा और यहीं पर डबल बॉन्ड बन टूट के यहीं पर ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। देखो कैसा प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया ब्रोमीन, ये बन गया C फाइनल प्रोडक्ट। तो आपसे क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई B एंड C एंड हाउ A एंड C आर रिलेटेड, है कि नहीं? तो ये A है, ये B पता चल गया था आपको, B था यही डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, यहाँ Br और ये डबल बॉन्ड ये B था, ये C है। और A और C कैसे रिलेटेड है? A और C कैसे रिलेटेड है? बेसिकली पोजीशन आइसोमर है, तो ब्रोमीन का पोजीशन अलग अलग है। तो B पता चल गया, C भी पता चल गया और ये पोजीशन आइसोमर। करेक्ट आंसर इज A, नो डाउट करेक्ट आंसर इज A। तो आप देख सकते हैं कि काफी सिंपल क्वेश्चंस E2 पे बेस्ड आ रहे हैं और ये सारे अभी रिसेंट ईयर के ही हैं, जस्ट 2024 के ही हैं। तो आई होप कि E2 अब आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा और आने वाले समय में अगर आपका सामना E2 के क्वेश्चन से होगा तो आप सही जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।